स्टूडेंट, तो हमने चैप्टर 2 कच्छ की सैर समझ लिया था। उसके अब शब्दार्थ देखते हैं। अनूठा, अनूठा मतलब अनोखा या तो सबसे अलग हो, जैसे कि विशिष्ट। रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब कि मरुभूमि जहाँ पे रेत पाई जाती है। बाद में है जीर्णोद्धार, तो उसका होता है कि पुनर्निर्माण, जो किसी हालत से टूट गया हो उसको हम नई तरह से फिर से बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पुनः निर्माण। मजार, मजार मतलब कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज पढ़ने जाते हैं, जैसे कि दरगाह। गुरुद्वारा मतलब सिखों का धार्मिक स्थल। और भूचाल मतलब कि भूकंप। ओके, तो अब देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में है क्वेश्चन 1, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। यहाँ पे बोलिए लिखा है लेकिन हमें लिखना है। जैसे कि पहला है मरुभूमि या तो रेगिस्तान, दोनों हम उसको कह सकते हैं। तो हमें उसके बारे में 4 या 5 वाक्य में बताना है कि रेगिस्तान कैसा होता है, कहाँ पे है। तो चलो लिखते हैं। पहला, मरुभूमि या तो रेगिस्तान, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, रेत ही रेत दिखाई देती है, कोमा, उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही दिखाई देती है, उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, मतलब कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती, और शायद होती है तो बहुत कम होती है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। यहाँ पानी के लिए दूर तक भटकना पड़ता है, मतलब कि आसानी से वहाँ पानी नहीं मिलता, इसीलिए पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। चौथा पॉइंट, कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है, मतलब कि એવી ઘણી જગ્યા હોય છે ધરતી ઉપર કે જેમાંથી પાણી નીકળતું હોય। नेक्स्ट, ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं। इसलिए ऊंट को
इन्वर्टेड कोमा में लिखिए रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज इन्वर्टेड कोमा पूरा कहा जाता है, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। पूरा आंसर एक साथ देख लेते हैं। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या तो रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या तो बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है, ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो शॉर्ट में आपको समझाया है कि रेगिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता। ऊँट है तो वहाँ का प्राणी है जो वहाँ पे चल सकता है आसानी से, तो लोग उन पे चढ़कर ही प्रवास करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कच्छ के 3 बड़े शहर। कच्छ के 3 बड़े शहर, कच्छ के 3 बड़े शहर सामने लिखिए डैश करके, मांडवी, मांडवी कोमा भुज, भुज और मुंद्रा, मुंद्रा। ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। अब पहले मांडवी कर कर लिखिए, मांडवी कर कर डैश कीजिए और लिखिए मांडवी, मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ, यहाँ राजमहल, यहाँ राजमहल कोमा पवन चक्किया, कोमा पवन चक्किया तथा समुद्र तट, समुद्र तट दर्शनीय है। समुद्र तट दर्शनीय है। तो पूरा मांडवी का पहले समझ लेते हैं कि पहला तो मांडवी, भुज અને મુન્દ્રા આ કચ્છના સૌથી મોટા 3 શહેર છે। માંડવી છે એ એક બંદર છે અને સૌથી જૂનું બંદર છે। અહીંયા રાજમહલ, પવનચક્કિયા અને દરિયા કિનારો જોવાલાયક છે। હવે બીજું હતું ભુજ, તો ભુજ લખી ડેશ કરો, ભુજ લખી ડેશ કરો। ભુજ वैभवशाली नगर है। भुज वैभवशाली नगर है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ, यहाँ आईना महल, आईना महल कोमा प्राग महल, प्राग महल कोमा हिल गार्डन, कोमा हिल गार्डन कोमा स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर कोमा हमीरसर, हमीरसर काउंस में लिखिए तालाब, हमीरसर काउंस में लिखिए तालाब कोमा भुजिया पहाड़, भुजिया पहाड़ आदि, आदि दर्शनीय स्थान है। आदि दर्शनीय स्थान है। अब इसका गुजराती कर लेते हैं। भुज वैभवशाली नगर है, मतलब कि भुज में जो भी चीज़ें देखो वो सब वहाँ मिल जाती है। यहाँ आईना महल आया है, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तलाब, भुजियो डુંગરો આ બધું જોવાલાયક છે। હવે એનું ત્રીજું શહેર મુન્દ્રા।
मुंद्रा डेश करके लिखिए। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। मतलब कि मुंद्रा છે એમાં ઘણા બધા ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો છે। તે ઉપરાંત તે સૌથી જૂની ઇમારતે ત્યાં જોવા મળે છે। હવે ત્રીજો જોઈએ, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, तो आंसर लिखिए भद्रेश्वर। देखो ऐसे लिखना भद्रेश्वर। देखो यहाँ पे है, यहाँ है कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर। ओके, तो भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, भद्रेश्वर कोमा नारायण सरोवर कोमा लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। अब पहला भद्रेश्वर लिखकर लिखिए। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। दूसरा नारायण सरोवर में, तो नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। तो इसमें हमको बोला है कि भद्रेश्वर छे એ સૌથી જૂનું જૈન યાત્રાધામ છે। ન્યા સરમરમર से बना 2500 વર્ષ જૂનું જિનાલય ભૂકંપમાં તૂટી ગયું હતું અને હવે એને નવી રીતે પુનર્નિર્માણ કરવામાં આવે છે। અને નારાયણ સરોવર છે એ સૌથી જૂનું ધાર્મિક સ્થાન છે। માનવામાં આવે છે કે રામાયણના સમયમાં તે હતું। અને લખપત છે એ શીખોનું ગુરુદ્વાર આવેલું છે, જ્યારે હાજીપીર છે એ મુસલમાનોનું પવિત્ર સ્થાન છે। તો કચ્છમાં આ બધા ધાર્મિક સ્થળો આવેલા છે। હવે ચોથું છે कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। कच्छ के ऐतिहासिक
स्थल। पहले देखा वो धार्मिक स्थल था, अब है ऐतिहासिक। तो देखते हैं। सामख्याली के उत्तर में, सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन, यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। और दूसरा है लखपत। लखपत दोनों में आएगा, धार्मिक स्थान में भी आएगा क्योंकि वहाँ सिखों का गुरुद्वारा आया है, और ऐतिहासिक स्थान में भी वो आएगा क्योंकि लखपत में गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा, गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। હવે સામખિયાળીની ઉત્તરમાં આપણે જઈએ એટલે ધોળાવીરા ગામનું જે ઐતિહાસિક સ્થાન આવે ત્યાં આપણી સૌથી જૂની સંસ્કૃતિ મોહેંજો-દડોના અવશેષો મળ્યા હતા. અને બીજું લખપત છે, તો લખપત છે એ ગુરુ નાનકની યાદો સાથે જોડાયેલું પ્રાચીન સ્થળ છે. કોઈ એક સમયમાં તે સમૃદ્ધ નગર હતું અને ત્યાં જે પુરાનો કિલ્લો છે એમાં ઇતિહાસની આપણને યાદ જોવા મળે છે. હવે જોઈએ क्वेश्चन 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और दूसरा है कि आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो हम लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलिया का निर्माण कीजिए। હવે નીચે આપેલા જે શબ્દ છે એ આપણને મળે એવી આપણે પહેલિયાઓ નિર્માણ કરવાની છે. તો પેલું છે સિતારા. तो लिखिए, आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, फुल स्टॉप। दिन में छिप जाता हूँ, कोमा। सूर्यास्त होने के बाद कोमा, फिर निकल आता हूँ, फुल स्टॉप। चमचम चमकता हूँ, कोमा। रहता हूँ मौन। प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। तो आंसर आएगा सितारा। फिर से एक बार रिपीट, आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बताओ मैं हूँ कौन। दूसरा है हाथी।
हाथी में बनानी है तो गणपति जैसा मुँह है मेरा, गणपति जैसा मुँह है मेरा, काया खूब विशाल, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल, मस्त है मेरी चाल। आंसर आएगा हाथी। गणपति जैसा मुँह है मेरा, काया खूब विशाल, मतलब કે ગણપતિ જેવું મોઢું છે અને શરીર છે એ ખૂબ મોટું છે. सबसे बड़ा जानवर એટલે કે સૌથી મોટું જાનવર છું. મસ્ત હે મેરી ચાલ, મારી ચાલ મસ્ત છે. તો હાથી. ત્રીજું છે ચિરાગ. ત્રીજું છે ચિરાગ. तो लिखिए मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है, मेरे दो साथी है, तेल और बाती, तेल और बाती मतलब चिराग, चिराग मतलब दीपक। मेरे रहने पर अंधेरे ही नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती। चौथा है पाठशाला, चौथा है पाठशाला। लिखिए ज्ञान का मंदिर हूँ, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आऊँगे यदि मेरे पास, आऊँगे यदि मेरे पास, पाऊँगे विद्या का प्रकाश, पाऊँगे विद्या का प्रकाश। पाठशाला। ओके। अब जो क्वेश्चन 2 हमने छोड़ा था वो लिख लेते हैं कि आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर लिखिए पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में, दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से, हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का, माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था, आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी, 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे, 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। पैराग्राफ आबू रोड तक की यात्रा, आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की, आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए, माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में, राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए, सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया, दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग धुआंधार था, बस का मार्ग धुआंधार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी, बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी। लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके, लेकिन हरियाली और
ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे, सुख दे रहे थे। पैराग्राफ। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद, बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास, रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर दंग रह गए। वहाँ की कला देखकर दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए। हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए। नखी तालाब में हमने नौका विहार किया। नखी तालाब में हमने नौका विहार किया। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहाँ से ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हम वहाँ 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया।
सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताज़ा है। अभी तक मेरे मन में ताज़ा है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, ये पढ़ेंगे। पर आज में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ओके, वरना इतना फेयर बुक में कंप्लीट करके रखना। थैंक यू।